इंस्पेक्टर ब्लेक ने फाउंटेन थिएटर के स्टार ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक दी। उसके चेहरे पर बदगुमानी के आसार नुमाया थे। वो थिएटर के लोगों से पूछगछ करना पसंद नहीं करता था। उनके नज़दीक स्टेज के बाहर पेश आने वाला कोई भी अलमिया स्टेज पर होने वाले ड्रामे से कम अहमियत रखता था। दरवाज़ा बेसी टकर ने खोला। 50 बरस की ये गोल मटोल खुश मिजाज औरत हाथ में लंबा सिगरेट होल्डर लिए खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही खास किस्म की थकन सी जो थिएटर के लिबास संभालने वालों के चेहरों पर होती है। इंस्पेक्टर ब्लेक, उसने इस्तिफसार किया। आइए साहब, अंदर तशरीफ लाइए। ये मिस ओलिवर का ड्रेसिंग रूम है। मैं सबको यहीं बुला लेती हूँ। मुझे सबसे नहीं मिलना, मिस टकर सर, मगर सब मुझे बेसी कहते हैं। अच्छा, तो इजाज़त है ना? यकीनन, वैसे भी कोई मुझे किसी और नाम से नहीं पुकारता, यानी कुछ ज्यादा महजब नामों से तो कभी नहीं। इंस्पेक्टर ब्लेक ने कमरे में मौजूद 2 कुर्सियों में से निस्बतन आरामदेह वाली पर जगह बनाई। तो बेसी, आगाज के लिए बस इतना बताओ कि तुम्हें सब कुछ मालूम है ना? बेसी ने शरारत भरी हंसी हंसी। हाँ सर, वो तो एक पूरी किताब बन जाए। अक्सर सोचती हूँ लिख ही डालूं, मगर अगर वो सब कुछ लिख दूं जो दिल में है तो सीधी अदालत में पहुंच जाऊंगी, और अगर आदमी सच ना बोल सके तो लिखने का फायदा ही क्या? इंस्पेक्टर ने बेसी के जोश बयान को नरमी से रोका। दुरुस्त कहा बेसी, मगर हम असल बात पर आते हैं। तुम्हें इस वाक़े के मुतल्लिक क्या इल्म है? वाक़ई से मुराद कत्ल सर? कत्ल नहीं बेसी, याद रखो वो अभी जिंदा है। ओह हाँ सर, जिंदा है अभी, बेसी ने मानीखेज अंदाज में कहा। मगर जब उसे उठाकर ले गए तो चेहरा ऐसा सफ़ेद था जैसे रूह ही निकल गई हो। मौत जैसा चेहरा सर। ऐसा कुछ हमेशा नहीं होता, इंस्पेक्टर ने इत्मीनान से कहा। उसने सिगरेट केस निकाला। बेसी के लबों से अभी तक सिगरेट होल्डर लटक रहा था। ताज़ा तंबाकू की खुशबू इस कमरे की पुरानी मटियाले तेल और ग्रीस पेंट की महक से मिली हुई थी। ये थिएटर की फिजा की खास बू थी जिसके बगैर शायद बेसी खुद को बीमार महसूस करती। इंस्पेक्टर की निगाह ड्रेसिंग टेबल पर गई, जहां पुराने मेकअप के ट्यूब बिखरे थे। उसने सोचा, अजीब है, आजकल तो अदाकाराएं पैनकेक मेकअप इस्तेमाल करती हैं, मगर मिस ओलिवर अभी तक पुराने तरीके से ही खूबसूरत बनती है। बेसी ने सांस भरी। गरीब बच्ची, पहली रात थी उसकी जब उसे मौका मिला, मिस ओलिवर के लिए खेलने का पहला मौका, और ये अंजाम। हाँ, ये सब मैं जानता हूँ। उसका नाम जूडी मॉर्गन है, ठीक? वो मिस ओलिवर की अंडरस्टडी थी, यानी कायम मकाम। जी, बिल्कुल। हमारी जेनी ओलिवर तो हशाश बशाश थी, मगर किस्मत देखिए, शीशे के दरवाजे से टकराकर चेहरा जख्मी कर बैठी। अस्पताल ले गए हैं। शौहर कहता है जख्म ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे हो जाए। आखिर उसका चेहरा ही तो उसकी रोजी है ना इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर ने गैरहाजिर दिमागी से कहा। हाँ, बहुत खूबसूरत लड़की है, बहुत खूबसूरत है। फिर अचानक चौंका। तो इसीलिए जूडी मॉर्गन को आज रात मौका मिला? जी सर, अगर इत्तेफाक ना होता तो शायद उसे जिंदगी भर मौका ना मिलता। और यही मौका उसके जहर पीने का सबब बन गया, इंस्पेक्टर ने गहरी आवाज में कहा। क्या भयानक बात है सर, कौन कर सकता है ऐसा जुल्म? इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा। बेसी, मेरा ख्याल है तुम इसमें मेरी मदद कर सकती हो। मैं? ओ नहीं सर, मेरे हाथ साफ हैं। ये तो जाहिर है, मगर तुम जानती हो कि यहाँ कौन कौन चीज़ों तक पहुँच रखता है। साहब, बस मुद्दा यह है कि जूडी उस ग्लास को उठाकर पी गई। बैठ सकती हो। अच्छा ठीक है सर, खड़ा ही रहने दीजिए, हम आदी हैं, हमारा काम ही ऐसा है, दिन भर खड़े रहते हैं तो बैठना उल्टा लगता है। इंस्पेक्टर ने गला खंखारा। ठीक, तो अब सीधी बात। पहली बात ये कि वो ग्लास जिससे जूडी ने पिया उस तक कौन पहुंच सकता है, और दूसरी बात ये कि जहर वाकई जूडी के लिए रखा गया था या किसी और के लिए, यानी मिस ओलिवर के लिए। बेसी चौंक कर सीधी हुई। मिस ओलिवर के लिए? नहीं सर, कभी नहीं। क्यों? क्या तुम समझती हो कि कोई जूडी को मारना ज्यादा चाहता था बजाय ओलिवर के? बेसी ने सर झटका। नहीं सर, जेनी को मारने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। सब उस पर जान छिड़कते हैं। वो एक फरिश्ता है। किसी के मुंह से उसके खिलाफ कभी एक लफ्ज नहीं सुना। इंस्पेक्टर ब्लेक ने आहिस्ता कहा। मेरे तजुर्बे में बेसी, जिस औरत को सब चाहें, कुछ लोग उसे जितना चाहें कुछ उतनी ही नफरत करते हैं। ओह, मगर जेनी ऐसी नहीं सर। हम सब उसे जो कहते हैं, JO, यानी जेनी ओलिवर। वो लोगों के दिलों में बस जाती है।
इंस्पेक्टर ने गैर मुतमईन लहजे में कहा। अच्छा, अब ये बताओ, पीने के मशरूबात का इंतज़ाम कौन करता है? स्टेज मैनेजर सर, और फ्रीडा। फ्रीडा कौन? उसी लम्हे दरवाजे के पास से गुजरती एक दुबली पतली लड़की रुक गई। चेरी रंग के स्लैक्स, काली स्वेटर और घुंघराले बाल। उसने मुस्कुराते हुए सर अंदर किया। मैं फ्रीडा हूँ, किसी ने मुझे बुलाया? ओ फ्रीडा, बेसी ने कहा। ये इंस्पेक्टर ब्लेक हैं। फिर वजाहत की, फ्रीडा हमारी एएसएम है सर। एएसएम यानी असिस्टेंट स्टेज मैनेजर। अच्छा, समझ गया। तुम्हारा पूरा नाम? फ्रीडा चांडलर सर। इंस्पेक्टर को वो लड़की पसंद आई, पुरएतमाद, मुतवाजन और निडर, जैसे कि इस पेशे को जरूरत होती है। तो तुम ही स्टेज की चीजों का ख्याल रखती हो? जी सर, जो जैक नहीं देखता वो मैं करती हूँ। जैक स्टॉर्म हमारा स्टेज मैनेजर है। और मशरूबात के ग्लास? दोनों संभालते हैं। मैं उन्हें सेट करती हूँ क्योंकि जैक उस वक्त पर्दे पर होता है, लेकिन बाद में वही उन्हें उठाता है क्योंकि मैं एक सीन में आती हूँ। बस 2 जुमले का किरदार है। यानी तुम दोनों में से कोई भी ग्लास के करीब जा सकता है जब वो स्टेज पर नहीं होते। तुम सिर्फ सेट करती हो। जी बिल्कुल सर, मगर मैं कसम खाकर कहती हूँ मुझे कुछ नहीं मालूम, चाहे मेरा कोई सबूत ना भी निकले। इंस्पेक्टर ने नरमी से कहा। परेशान ना हो, तुम पर कोई इल्जाम नहीं, मुझे सिर्फ हकायक चाहिए। अगर किसी ने वाकई जूडी मॉर्गन को जहर देने का मंसूबा बनाया था, तो जहर उस वक्त मिलाया गया होगा जब सबको मिस ओलिवर के हादसे की खबर हो गई थी। बेसी, तुम्हें याद है वो कब पता चला? बेसी ने जरा सोचकर कहा। शायद दोपहर 3 बजे। मिस ओलिवर के शौहर मिस्टर डावल ने फोन किया था, लेकिन बाकी लोगों को तो शाम को इल्म हुआ जब वो थिएटर पहुंचे। यानी तुमने या मिस्टर डावल ने बताया? जी, हम या इंतजामिया में से किसी ने। जूडी को भी पहले इत्तला देना जरूरी था ना? और सब लोग कब पहुंचते हैं? 6 बजे के करीब, कुछ 15-20 मिनट इधर या उधर। तो अगर किसी ने पहले ही जहर देने का प्लान बनाया हो। इंस्पेक्टर की बात अचानक एक तेज आवाज से रुक गई। ये फ्रीडा चांदलर की हैरत भरी चीख थी। जेनी ओलिवर? वो बोली, और इंस्पेक्टर ने देखा कि वो बेसी की तरफ देख रही थी। वो नजर जैसे कह रही हो, क्या वो वाकई ये सोच सकता है? इंस्पेक्टर ने जुमला मुकम्मल किया। तो फिर शायद वो बाद में अपना काम वापस नहीं ले सकते थे, क्योंकि जहर डालना आसान होता है, मगर निकालना मुश्किल। हाँ, अगर वो ग्लास तोड़ देते तो बात छुप सकती थी। नहीं, फ्रीडा ने फौरन जवाब दिया। वो ग्लास टूटने वाले नहीं थे, बिल्कुल नहीं। उसे तो गुस्से में दीवार पर दे मारना पड़ेगा, तब जाकर टूटेगा। फ्रीडा ने पूरे यकीन से कहा। वो ग्लास खास तौर पर मजबूती के लिए चुने गए थे। इंस्पेक्टर ब्लेक ने सर हिलाया। तो मैं ठीक सोच रहा हूँ, एक बार जहर डाल दिया जाए तो उसे वापस निकालना करीब करीब नामुमकिन है ना? हाँ, गालिबन ऐसा ही है, फ्रीडा ने संजीदगी से कहा। ये खतरा भी तो रहता है कि कोई देख ना ले, मगर जो बात मैं समझ नहीं पा रही वो ये है, आखिर कोई जेनी को मारना क्यों चाहेगा? इंस्पेक्टर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ पूछा। तुम्हें मिस ओलिवर पसंद है फ्रीडा? पसंद? फ्रीडा के चेहरे पर चमक सी दौड़ गई। मैं उनके लिए जान भी दे दूं। इंस्पेक्टर ने थोड़ा झुककर कहा। फिर भी मुमकिन है किसी ने उनसे नफरत की हो, और अगर ऐसा था तो जहर 6 बजे से पहले ही तैयार कर लिया गया होगा, उस वक्त जब अभी किसी को ये खबर नहीं थी कि मिस ओलिवर उस रात खेलने नहीं जा रही। लेकिन अगर जहर जूडी मॉर्गन के लिए था तो फिर ये काम बहुत बाद में हुआ होगा, पर्दा उठने से कुछ देर पहले, या शायद उसी लम्हे जब उसने वो ग्लास उठाया। कौन लोग उस मंजर में उसके साथ स्टेज पर थे? सिर्फ 2 मर्द और एक नौकरानी, फ्रीडा ने जवाब दिया। और जब जाम उठाया जाता है तो सिर्फ चार्ल्स उसके साथ रहता है। नौकरानी का किरदार ग्लास को छूता है। वो करीब जाती है सर, चाहे तो छू ले चाहे ना छुए। और वो 2 मर्द, पॉल यानी ड्रामे का दूसरा मर्दाना किरदार, और चार्ल्स डावल जो हीरो है, और हकीकत में जेनी ओलिवर का शौहर भी। पॉल पहले सीन में पीता है और चार्ल्स वही जाम जूडी के साथ उठाता है, उसी लम्हे जब वो बेचारी गिर पड़ी। और ये तमाम मशरूब एक ही बोतल से डाले गए थे? इंस्पेक्टर ने पूछा। चार्ल्स के जाम, हाँ, उसी से भरे गए थे। तब तो जाहिर है जहर बोतल में नहीं बल्कि ग्लास में डाला गया था।
इंस्पेक्टर ने नतीजा अख्स किया, लेकिन उसे इस दरियाफ्त पर कोई फख्र न हुआ। जी, ऐसा ही होगा, फ्रीडा ने लापरवाही से कहा, जैसे बात आम सी हो। ड्रामे में वो दोनों एक दूसरे की कामयाबी पर जाम पीते हैं, चार्ल्स के कारोबारी कारनामे की खुशी में। इंस्पेक्टर ने जहन में वो मंजर ताज़ा किया जो उसने पहले मुशाहिदा किया था। जूडी का ग्लास खाली नहीं था, उसने याद किया। अगर सब कुछ ठीक होता तो क्या वो खाली होना चाहिए था? नहीं, फ्रीडा ने कहा, वो मुकम्मल नहीं पीती, मुकालमे में लिखा है। चार्ल्स कहता है, चलो ख़त्म करो, और जूडी जवाब देती है, मुझे पसंद नहीं। मुझे भी हैरत नहीं है, इंस्पेक्टर ने तमज़िया लहजे में कहा। और ड्रामे के मुताबिक उसे पसंद क्यों नहीं है? फ्रीडा ने ज़रा तवक्कुफ़ किया, फिर एक अदाकारा के जोश के साथ बोली, अच्छा सुनिए, मैं वो मुकालमा सुना देती हूँ। चार्ल्स कहता है, तुम कितनी नादान हो, इतनी गैर नफीस, रिट्स में तुम सिर्फ दिखावा कर रही थी। उसकी आवाज़ बहरी हुई, फिर अचानक नॉर्मल अंदाज में बोली, और इसी के फौरन बाद जूडी गिर पड़ी थी। इंस्पेक्टर ने ठोड़ी पर हाथ रखा। तो तुम्हारा ख्याल है कोई भी जेनी ओलिवर को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था? फ्रीडा ने नरमी से कहा, हम सब उससे मोहब्बत करते हैं सर। और जूडी मॉर्गन से? इंस्पेक्टर ने मानीखेज लहजे में पूछा, क्या उसे मारने की कोई वजह थी? फ्रीडा के चेहरे पर हल्की सफ़ेदी दौड़ गई। ओ नहीं, हरगिज़ नहीं, लेकिन जेनी तो ख़ास है। जूडी अच्छी है मगर उसकी आज की अदाकारी खुदा की पनाह। इतनी बुरी थी? इंतहाई खौफनाक थी, और खुद उसे भी एहसास था। पहले वक्फे में उसने मुझसे कहा, मैं तो बिल्कुल बिखर गई हूँ फ्रीडा, दर्जनों जुमले और हरकत गलत कर चुकी हूँ। यानी उसने तैयारी भी पूरी नहीं की थी? जी, मगर आप किसी को इस बात पर नहीं मारते ना सर? बिल्कुल, मैं भी यही समझता हूँ। फिर बाकी तीनों, दोनों मर्द और नौकरानी, उनका जूडी के बारे में रवैया कैसा था? मर्द तो बेपरवाह थे, लेकिन पैम यानी नौकरानी, वो कुछ चिड़चिड़ी थी। पैम? जी, वही लड़की जो ये किरदार कर रही थी। बेसी जो कुछ लिबास तय कर रही थी बोली, वो तो हमेशा किसी न किसी बात पर बेजार रहती है। फ्रीडा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। इंस्पेक्टर ने फौरन नोट किया कि दोनों में दोस्ती की झलक थी। खैर, उसका दिल दुखना बजा भी था। दरअसल पिछले हफ्ते तक वो जनरल अंडरस्टडी थी, यानी जो सब किरदारों की जगह खेल सकती थी। फिर जब एन, जो नौकरानी खेल रही थी, बीमार हुई तो पैम को उसका किरदार दे दिया गया। अब जीनी के हादसे के बाद जूडी आई। यूं समझिए जीनी ने दरवाजे से टकराकर चेहरा जख्मी किया और जूडी ने उसके किरदार से टकराकर जिंदगी बिगाड़ ली। अगर पैम को जरा सा भी अंदाजा होता कि जीनी आज नहीं खेल पाएगी तो वो कभी नौकरानी पर राजी न होती। इंस्पेक्टर ने संजीदगी से कहा, अगर जहर जीनी के लिए था तो पैम वाकई खुशकिस्मत निकली। मगर मैंने कहा ना सर, कोई जीनी से नफरत नहीं कर सकता। फ्रीडा ने पुरअज़म लहजे में कहा, जिसने भी उसे एक बार देखा उसका गुरुवीता हो गया। पैम भी उसे पसंद करती थी? जी हाँ, और जूडी को भी। फ्रीडा जल्दी से बोली, बस जरा सा रश्क था मगर दिल की बात नहीं थी। इंस्पेक्टर ने गहरी सांस ली। तो तुम्हारे ख्याल में किसी ने किसी से नफरत नहीं की? जी नहीं, जितना मैं जानती हूँ। और वो दोनों मर्द, उनका रवैया मिस ओलिवर से कैसा था? फ्रीडा के चेहरे पर कोई जज्बाती तासुर ना था। वो साफ़गो और मुतवाज़न तबीयत की लड़की थी। चार्ल्स तो शौहर है, उसने कहा। मेरा ख्याल है दोनों खुश हैं। फिर बेसी की तरफ मुड़कर बोली, बेसी तुम ज्यादा जानती हो, तुम उनके घर भी जाती हो ना? इंस्पेक्टर चौंका। ओह, तो तुम मिस ओलिवर की ज़ाती मुलाजिमा हो, घर पर भी काम करती हो? जी हाँ, बेसी ने जवाब दिया। मैं हर सुबह जाती हूँ। उनका फ्लैट छोटा सा है, जदीद सहूलतों वाला, ज्यादा काम नहीं होता। और जब वो जख्मी हुई तुम वहाँ नहीं थी? नहीं सर, मैं तब तक जा चुकी थी। बाद में मिस्टर डावल ने फ़ोन किया। ओह, तो वो उस वक्त घर पर थे? जब मैं गई तब नहीं, गालिबन 1 बजे के बाद आए होंगे। इंस्पेक्टर ने गहरी आवाज में कहा, तो वो दोनों खुश रहते हैं तुम कहती हो? जहां तक मैं जानती हूँ, जी सर। बेसी के चेहरे पर उलझन सी थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि इंस्पेक्टर इन सवालों से कहाँ जाना चाहता है। फ्रीडा, इंस्पेक्टर ने नरमी से कहा, बराहे करम मिस्टर डावल को बुला लाओ, और फॉरेस्टर को भी। वही दूसरा अदाकार है ना? जी, फॉरेस्टर। फ्रीडा ने इत्तेफाक में सर हिलाया। वो भी मिस ओलिवर को पसंद करता है मेरा ख्याल है। यकीनन, इंस्पेक्टर ने ज़ेरे लब कहा। भला वही क्यों इस्तिस्ना हो? वो ज्यादा बोलता नहीं है, खामोश तबीयत का है, मगर मजबूत। ठीक है फ्रीडा, जाकर दोनों को ले आओ। फ्रीडा हल्का सा हंसी,
मैं खुद मिस्टर चार्ल्स डावल को बुला लाऊं, क्या बात है। दरवाज़ा बंद होते ही इंस्पेक्टर ने पूछा, उसे ये कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या वो शख्स मगरूर है? नहीं, आम मर्दों जैसा ही है, बस एक स्टार होने का रौब है। फ्रीडा तो स्टेज की मामूली कारकुन है और वो बड़ा अदाकार, जाहिर है रौब तो जम ही जाता है। लेकिन वो अपनी बीवी के साथ खुश है? हाँ सर, मेरा ख्याल है। हाँ, कभी कभार झगड़ा हो जाता है। चार्ल्स ज़रा शराब का शौकीन है और गुस्सा भी तेज आता है। बेसी ने ये कहते ही नादिम नज़रों से इंस्पेक्टर को देखा। शायद उसे महसूस हुआ कि ज़बान फिसल गई है। वैसे इंसाफ की बात है, जब जीनी को गुस्सा आता है तो वो भी कम नहीं होती, मगर ऐसा शाज़ु नादिर ही होता है। मैं कहूँगी आम जोड़ा है, जैसा हर थिएटर में होता है, जहाँ सब लोग आसाब पर जीते हैं। इंस्पेक्टर ने सर हिलाया। हाँ, तुम्हारी बात में वज़न है। कभी उनके झगड़े खुद देखे हैं? नहीं सर, जब मैं वहाँ होती हूँ तो वो अमूमन बाहर होते हैं। तो तुम असल में ये नहीं जानती हो कि वो खुश हैं या नहीं, है ना? बेसी ने कुछ लम्हों तक सोचा, फिर धीरे से बोली, मैं इतना जानती हूँ सर कि वो अपने शौहर से बेहद मोहब्बत करती है। अगर झगड़ा भी हो जाए तो बहुत परेशान हो जाती है। वो चाहे कत्ल ही क्यों ना कर डाले, ये औरत उसके साथ खड़ी रहेगी, इतनी दीवानी है। इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। उम्मीद है तुमने कत्ल का लफ्ज़ महज मिसाल के तौर पर कहा है, क्योंकि फ़िलहाल हम उसी लफ्ज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। बेसी घबरा गई। ओ, मेरा मतलब वो नहीं था सर, मैं सिर्फ कहना चाहती थी। इंस्पेक्टर ने हंसकर कहा, मैं जानता हूं बेसी, फिक्र न करो। इसी लम्हे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, वही दरवाज़ा जो फ्रीडा जाते वक्त बंद कर गई थी। आओ अंदर, इंस्पेक्टर ने बुलंद आवाज में कहा, ये सोचकर कि फ्रीडा अब मिस्टर डावल और फॉरेस्टर को ले आई होगी। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और अंदर एक छोटी भूरे बालों वाली लड़की दाखिल हुई, जिसकी उम्र बमुश्किल 18 बरस होगी। इंस्पेक्टर ब्लैक ने फौरन महसूस कर लिया कि ये फ्रीडा से बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज की लड़की है। नाजुक, सहमी हुई और शाम के वाक़यात ने उसे बुरी तरह हिलाकर रख दिया था। तुम कौन हो बेटे? ब्लैक ने नर्म लहजे में पूछा, जैसे किसी खाइफ परिंदे को दिलासा दे रहा हो। मैं पैम स्टीवंस हूँ, उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। मैं नौकरानी का किरदार करती हूँ। फ्रीडा ने बताया कि आप यहाँ हैं। मैंने सोचा शायद मैं किसी तरह मदद कर सकूं। किस तरह की मदद? ब्लैक ने पूछा। किसी भी तरह, वो धुंधले से लहजे में बोली। मुमकिन है तुम मदद कर सको। हालांकि उसे अंदाजा था कि उसके पास कोई अहम इत्तला नहीं, मगर अक्सर बराह रास्त सवाल ही वो सच उगलवा देते हैं जो छुपे रहते हैं। इसलिए उसने अचानक पूछा, मुझे ये बताओ, तुम्हें जूडी मॉर्गन से चिढ़ क्यों थी? पैम का चेहरा सरख पड़ गया। बस उस किरदार की वजह से। वो रुक गई, फिर घबरा कर बोली, मेरा मतलब है मुझे उससे चिढ़ नहीं थी। बस मुझे यकीन है कि मैं वो किरदार उससे कहीं बेहतर अदा कर सकती थी। अगर एंड लेनी बीमार ना पड़ती तो मैं ये नौकरानी का किरदार कभी ना लेती। तब जीनी की जगह वही परफॉर्म करती और मैं मरकजी किरदार में होती। पैम के लहजे में अब वही तलखी झलक रही थी जो एक महरूम अदाकारा के दिल में मचलती है। जूडी तो आज बिल्कुल बिखरी हुई थी, उसने तेज लहजे में कहा। चार्ल्स उसकी तलाश में इधर उधर नजर दौड़ा रहा था। वो कहीं से भी अचानक निकल आती और उसके जुमले उल्टे सीधे, पूरा मंजर बर्बाद कर दिया उसने। इतना खूबसूरत किरदार और उसने ज़ाया कर दिया। मगर वो रुक गई, फिर जल्दी से बोली, ऐसा मत समझिएगा कि मैं उससे नफरत करती हूँ। मैं अक्सर शिकवा करती हूँ, मगर दिल में मैल नहीं रखती। हम सब कभी ना कभी ऐसे ही होते हैं। ब्लैक ने तसल्ली दी। दरवाजे पर दस्तक हुई, मगर फ्रीडा ने इजाज़त का इंतज़ार किए बगैर अंदर कदम रखा। उसके पीछे दो मर्द थे, एक दराज कद गहरी आंखों वाला, वजीह और पुरएतमाद चेहरे के साथ। ब्लैक ने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि यही चार्ल्स डावल है, वो मशहूर अदाकार जो खुद को हर लिहाज से नुमाया समझता था। दूसरा मर्द गालिबन पॉल फॉरेस्टर था, छोटे कद का, नर्म मिजाज और उदास चेहरे वाला। उसके चेहरे पर एक ऐसी खामोशी थी जो दुख से जन्म लेती है, मगर उसमें जुल्म का शायबा तक न था। इंस्पेक्टर, ये मिस्टर चार्ल्स डावल और मिस्टर पॉल फॉरेस्टर हैं। फ्रीडा ने मुख्तसर तारुफ करवाया। शाम बखैर जनाब आली, ब्लैक ने कहा, मगर उसके दिल में अजीब सा एहतराम जागा। ये शख्स वाकई एक मशहूर आदमी है और मुझे हैरत है कि मैं खुद मुतासिर हुआ हूँ। बैठिए ना, ब्लैक ने दावत दी, फिर चौंक कर कहा, या कम अज कम एक। मैं बैठ जाती हूँ, फ्रीडा ने इंस्पेक्टर की खाली कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मेरे पाँव तो जल रहे हैं। पैम, तुम बैठो। चार्ल्स ने दूसरी कुर्सी की तरफ इशारा किया, मगर पैम ने हिचकिचाकर देखा।
मैं खड़ा रहना पसंद करूंगा, डावल ने बड़े वकार से कहा। मैं भी, फॉरेस्टर ने नर्म लहजे में कहा। पैम ने हंसकर कहा, हम औरतों में ज्यादा अकल है, हम जानते हैं कहाँ आराम करना है। तो मिस्टर डावल, आप मिस ओलिवर के शोहर हैं? जी बिल्कुल। और आपकी इल्म में कोई नहीं जो उनको नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उनको मारना चाहे? दोनों मर्द बेकियान बोल उठे, जैसे ब्लैक ने कोई बेहुदा मजाक कर दिया हो। मैं एक इम्कान पर गौर कर रहा हूँ, ब्लैक ने कहा, कि जहर उस ग्लास में डाला गया था उस वक्त जब किसी को इल्म ही नहीं था कि जीनी आज स्टेज पर नहीं आएगी। मगर कोई जीनी को नुकसान क्यों पहुंचाएगा? डावल ने हैरत से कहा। उसकी दुश्मनी दुनिया में किसी से नहीं। क्या आपको यकीन है कि जहर बोतल में नहीं था? पैम ने घबराकर कहा। ब्लैक मुस्कुराया। अगर होता तो मिस्टर डावल भी कब के जा चुके होते, वो भी तो उसी बोतल से पीते हैं। डावल का चेहरा सरख पड़ गया। देखिए इंस्पेक्टर, ठीक है, ब्लैक ने नरमी से कहा, हम फर्ज करते हैं कि जहर ग्लास में था। तो क्या जहर डालने के बाद नजर नहीं आता? बहुत कम, ब्लैक ने जवाब दिया। बताइए, आप ग्लासों को कितनी बारीकी से देखते हैं? बिल्कुल नहीं, वो बोली। हमें बस तरतीब का ख्याल होता है, वहां, बस। और आप मिस्टर डावल, आप अपना ग्लास देखते हैं पीने से पहले? स्टेज पर वक्त कहाँ होता है ऐसी बातों का? डावल ने जवाब दिया। और आज तो पूरा वक्त जूडी की गड़बड़ियां संभालने में गुजर गया। कोई भी जूडी की तारीफ नहीं करता, ब्लैक ने सोचते हुए कहा, मगर कोई उससे मारना भी नहीं चाहता। क्या सब मर्द वही नहीं मारते जिससे वो मोहब्बत नहीं करते? पैम ने हल्के अंदाज में कहा, फिर खुद ही वजाफत की। शेक्सपियर ने कहा था इंस्पेक्टर साहब। फिर उसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। इंस्पेक्टर, क्या वो मर जाएगी? ब्लैक ने कहा। मैं अस्पताल से फ़ोन का इंतज़ार कर रहा हूँ, जो भी खबर होगी यहाँ पहुँच जाएगी, साथ ही लेबॉरेटरी से भी, जहाँ दोनों बोतल और ग्लास का तज्जिया हो रहा है। डावल कुछ कहने लगा, मगर ब्लैक ने हाथ उठाकर रोका। इत्मीनान रखिए, हम सिर्फ तस्दीक चाहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम सब मुश्तबा हैं? जी हाँ, ब्लेक ने सुकून से कहा। इब्तिदा में तो शक सबसे पहले आप पर ही गया था। मुझ पर? क्यों? क्योंकि ग्लास आपने तरतीब दिए थे। अगर जहर स्टेज के पीछे डाला गया हो तो मौका सिर्फ उसी को मिला जो उन्हें रखता था। आपका मतलब है कि मैं जेनी को मारना चाहती थी? फ्रेडा के लहजे में हैरत थी। अब नहीं लगता मुझे, ब्लेक ने नरमी से कहा। अब मुझे यकीन है कि जहर जेनी के लिए नहीं था। तो फिर जूडी को मारने वाला कौन था? फॉरेस्टर ने खामोशी तोड़ते हुए कहा। यही तो अब मालूम करना है, ब्लेक ने संजीदगी से कहा। ग्लास मेज के वस्त में थे। कातिल आसानी से जहर डाल सकता था, मगर सही ग्लास अपनी जगह रखना सिर्फ फ्रेडा के बस में था। मगर मैंने ऐसा नहीं किया, फ्रेडा ने पुरजोश लहजे में कहा। मैं जेनी से मोहब्बत करती हूँ और जूडी भी मुझे अच्छी लगती थी। मैं जानता हूँ, ब्लेक ने उसे तसल्ली दी। लेकिन आपका मतलब है कि कातिल हम में से ही कोई है? बेसी ने खौफजदा आवाज में कहा। ये बात तो इब्तदा से वाज़ेह की, ब्लेक ने कहा। अब दुआ यही है कि जूडी बच जाए। बेचारी जूडी, फ्रेडा ने आहिस्ता से कहा। हम सब ने उस पर तंज किया सिर्फ इसलिए कि वो जेनी नहीं थी, ब्लेक ने तंजिया अंदाज में कहा। यूं लगता है कि सबको मिस जेनी ओलिवर से इश्क है। फिर एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने मानी खेज लहजे में कहा। अजीब बात है, क्योंकि किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि वो औरत तो निहायत सख्त दिल है। ये जुमला कमरे में गूंज गया। हर चेहरा चौंक उठा और चुप सा रहने वाला पॉल फॉरेस्टर अचानक बोल उठा। क्या? जेनी? वो फरिश्ता जैसी औरत? कोई ये कैसे कह सकता है? इंस्पेक्टर ब्लेक मुस्कुरा दिया, मगर उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक कहानी छुपी थी जो अभी कही जानी बाकी थी। उन्होंने मेरी मौजूदगी में ऐसी बात कभी ना कही होती, डार्वेल ने कहा। ब्लेक के लिए ये हैरत की बात थी कि पॉल फॉरेस्टर फौरन उसकी तरफ मुड़ा और तेज लहजे में बोला, और तुम क्या करते डार्वेल? उसके मुंह पर मुक्का मारते? ब्लेक की हैरत दुगनी हो गई जब उसने देखा कि चार्ल्स डार्वेल का चेहरा यकदम जर्द पड़ गया। वो खामोश रहा। बेसी, जिसने दोनों मर्दों की इस झड़प पर कोई खास ध्यान न दिया, निहायत नरमी से इंस्पेक्टर से बोली। मशहूर फनकारों के बारे में लोग अक्सर गलतफहमी में रहते हैं सर। कभी कभार वो तासुर जो वो दुनिया को देते हैं हकीकत से बहुत दूर होता है। जी हाँ, ब्लेक ने आहिस्ता से कहा, और तुम्हारी बात कई मानों में दुरुस्त है, उन मानों में भी जिनका तुम्हें शायद इरादा नहीं था। वो एक लम्हे को रुका, फिर पैम की तरफ मुड़ा। तुम हमेशा से मिस जेनी ओलिवर का किरदार अदा करना चाहती थी, है ना? अब मैं तुम्हें वो मौका देने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम चारों, फ्रेडा, तुम मुलाजमा का किरदार पढ़ लो। इस मंजर को वहीं तक अदा करो जहाँ तक जूडी बेहोश हुई थी। मेरे जहन में एक नज़रिया है। एक नज़रिया? तुम कहना चाहते हो
तुम्हें कातिल का पता चल गया है? शायद। मुझे मुलाजमा का किरदार पढ़ने की जरूरत नहीं, फ्रेडा ने कहा। उसके 3 जुमले हैं, है ना पैम? हाँ, पैम ने जवाब दिया, मगर उसकी आंखों में खौफ की झलक थी। वो सोच रही थी कि अगर इंस्पेक्टर को कातिल का पता चल गया है तो वो इतने पुरसुकून कैसे है। ठीक है, इंस्पेक्टर ने कहा। बेसी और मैं तमाशाई होंगे। हर लफ्ज़, हर हरकत, हर इशारा, सब कुछ ठीक वैसा ही जैसे पहले हुआ था। अगर किसी ने कुछ छोड़ा तो सबको मालूम हो जाएगा। हम असली बोतल और ग्लास इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो तो सबूत के तौर पर ले गए हैं। कोई और बोतलें हैं? तुम्हारे कमरे में ज़रूर होंगी डार्वेल, फॉरेस्टर ने तंजिया अंदाज में कहा। मैं लाती हूँ, फ्रेडा बोली और फौरन बाहर चली गई। ये खेल है क्या? डार्वेल ने बेजारी से पूछा। ब्लेक सर्द लहजे में बोला, तुम इसे खेल कह सकते हो। मुझे इसकी ज़रूरत समझ नहीं आती, फॉरेस्टर ने कहा। मैं तो मज़ा लूंगी, बेसी ने चमक कर कहा। लेकिन क्यों ना हम इसे स्टेज पर ही करें? क्योंकि, ब्लेक ने जवाब दिया, मैं इस टेलीफोन से हटना नहीं चाहता। पैम जो मेज़ पर रखी स्क्रिप्ट देख रही थी, अब एतमाद से बोली, बिलाखिर मेरा मौका आ ही गया। मगर मैं चाहती हूँ कि ये मेरा आखिरी मौका हो। मैं चाहती हूँ कि कल जूडी मॉर्गन वापस आ जाए। हम सब यही चाहते हैं, फॉरेस्टर ने कहा, मगर उसकी निगाह बार बार टेलीफोन की तरफ जा रही थी, जैसे वो चाहता भी था कि वो बजे और डरता भी था। आखिर वो जूडी के बारे में इतना फिक्रमंद क्यों है? ब्लेक ने सोचा, मगर वो ज्यादा देर इस पर गौर न कर सका क्योंकि फ्रेडा वापस आ गई, हाथ में बोतल और ग्लासों की ट्रे लिए। ब्लेक ने एक छोटी मेज़ आगे खींची और उसे उसी जगह पर रखा जहां स्टेज पर रखी जाती थी। ठीक है फ्रेडा, इन्हें सेट कर दो। फिर वो पैम की तरफ मुड़ा। शायद कल तुम्हें ये किरदार अदा करना पड़े। जूडी को चंद दिन संभलने में लगेंगे, अगर वो जहर के असर से बच भी गई तो। फ्रेडा ने बोतल रखी, दोनों जानिब ग्लास रखे और कहा, तैयार है इंस्पेक्टर। अलबत्ता बड़ी मेज़ पर भी कुछ बोतलें और ग्लास रखे हैं, मगर वो मंजर में शामिल नहीं है ना? नहीं, इंस्पेक्टर ने कहा, सिर्फ ये छोटी ट्रे वाली चीज़ें। सबकी नज़रें उन बेज़रर ग्लासों और बोतल पर जम गईं, मगर इस मासूम शय ने अब सबके दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। चलो, शुरू करो, इंस्पेक्टर ने हुक्म दिया। बेसी और मैं सामईन हैं। बाईं तरफ का दरवाज़ा तुम्हारा दरवाज़ा है और दाईं दीवार दूसरी राहदारी की नुमाइंदगी करेगी। ड्राइंग रूम की तरफ, फ्रीदा ने वजाहत की। ठीक है, आगे बढ़ो। आज रात के शो से कोई मशाबिहत महज इत्तेफाक होगी, डावेल ने तंजन कहा। तो फिर फायदा क्या? फॉरेस्टर ने झुंझला कर कहा, मगर अपनी पोजीशन संभाल ली। मंजर का आगाज पॉल फॉरेस्टर से हुआ, जो फ्रैंक मार्टिमर का किरदार अदा कर रहा था। फ्रेदा बतौर मुलाजिमा सैली अंदर आई, मुख्तसर गुफ्तगू हुई और वो चली गई। फॉरेस्टर से सेंटर टेबल से सिगरेट उठाया, जलाया और फिर उस ट्रे की तरफ झुका जिस पर बोतल और ग्लास रखे थे, ये कहते हुए कि कोई न कोई तो खुशी मनाने वाला लगता है। पैम बतौर हेलेन क्रॉसलैंड दाखिल हुई। उसकी अदाकारी बेहद शानदार थी। चेहरे के तासुरात और लहजे की नज़ाकत काबिले दाद थी। ब्लेक ने नोट किया कि पैम स्टेज के लिए एक बासलाहियत अदाकारा है। मंजर आगे बढ़ा। पैम ने फॉरेस्टर को मशरूब पेश किया। उसने फर्जी मेज से फर्जी ग्लास उठाया और पीने लगा। फिर डाविल बतौर हेनरी क्रॉसलैंड दाखिल हुआ। उसकी कामत, उसका एतमाद कमरे की तंगी में भी दबंगी से छलक रहा था। मंजर में मज़हा भरा मुकालमा चल रहा था, मगर ब्लेक की तवज्जो उस लम्हे पर थी जब डाविल बोतल से मशरूब उंडेल रहा था। वो लम्हा, वही लम्हा जब सबकी निगाहें पैम के चेहरे पर थीं। फिर दोनों ग्लासों की छनक हुई। डाविल ने अपने ग्लास से पी लिया, पैम ने अपने लब हल्के से भिगोए। अचानक टेलीफोन बज उठा। सब चौंक कर रुक गए। ब्लेक ने सुकून से रिसीवर उठाया। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ, समझ गया, शुक्रिया, खुदा हाफिज। उसने रिसीवर रखा और बोला, जारी रखो। सबकी नज़रें उस पर जमी थीं। मगर आपने सुना क्या? फॉरेस्टर ने घबरा कर पूछा। क्या वो ठीक हैं? पैम ने लरसते लहजे में कहा। मंजर मुकम्मल करो, ब्लेक ने खुश्क लहजे में कहा। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। नागवारी से उन्होंने मुकालमा दोबारा शुरू किया। हेलेन के अल्फाज से जाहिर हुआ कि वो दरअसल इतनी दुनियादार नहीं जितनी लगती थी और उसे शराब पसंद नहीं। तुम तो बड़ी मासूम निकली, डाविल ने कहा। तुम जरा भी मॉडर्न नहीं हो, है ना? रिट्स वाले अंदाज तो बस दिखावा थे। फिर वो रुक गए। यही वो जगह थी जहां जूडी गिर पड़ी थी, डाविल ने आहिस्ता से कहा। ब्लेक ने सर हिलाया। बस यहीं तक पहुंची थी। हाँ। कुछ कहा उसने या फौरन बेहोश हो गई?
उसने सिर्फ इतना कहा, ये जरूर उस भयानक चीज का असर है, और बेहोश हो गई। मगर वो अब कैसी है? फॉरेस्टर ने बेकरारी से पूछा। ब्लेक ने जानबूझकर खामोशी इख्तियार की, उन्हें इंतजार की अजियत में मुब्तला रखा। फिर बोला, एक बात याद रखो, अगर आज रात जूडी मॉर्गन का मरना मुकद्दर था तो वो मरेगी, अगर नहीं तो बच जाएगी। खुदा का शुक्र है, फॉरेस्टर ने बेख्तियार कहा। लेकिन फॉरेस्टर, ये तो हम सब पर सादिक आता है, ब्लेक ने नरमी से कहा। फिर वजाहत करते हुए बोला, वो कॉल अस्पताल से नहीं थी, लेबॉरेटरी से थी। जहर उस ग्लास में था, ब्लेक ने आहिस्ता और संजीदा लहजे में कहा। इतनी मिकदार में कि अगर जूडी ने सारा पी लिया होता तो फौरन मर जाती, मगर सब जानते थे कि वो सारा पीने वाली नहीं है। स्क्रिप्ट में साफ लिखा था कि वो ग्लास पूरा खाली नहीं करेगी, इसलिए ये इम्कान बहुत कम है कि जूडी मॉर्गन इस मामूली मिकदार से मर जाए। मगर अगर सब जानते थे कि... पैम ने उलझ कर कहना शुरू किया, मगर अल्फाज उसका साथ न दे सके। मैं कुछ समझ नहीं रही, वो बेबस लहजे में बोली। ब्लेक ने वजाहत करने की जहमत न की। उसकी नज़रें अब चार्ल्स डाविल पर जम गईं। अगर किसी ने तुम्हारी बीवी को बदतमीज बारत कहा होता डाविल, तो क्या तुम उसके मुंह पर थप्पड़ मारते, जैसा कि फॉरेस्टर ने कहा था? या ये हक तुम सिर्फ औरतों के लिए महफूज रखते हो, खास तौर पर अपनी बीवी के लिए? क्या कहा तुमने? ये चीख बैसी के मुंह से निकली। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसने सही सुना है। मगर इंस्पेक्टर ब्लेक गोया रुका ही नहीं। तुमने नशे की हालत में उसे मारा था ना डाविल, और उस वक्त तुम्हारे हाथ में ग्लास भी था। वो फौरन फॉरेस्टर की तरफ मुड़ा। और ये सच है ना फॉरेस्टर, उसने उस नेक औरत को मारा था जिसे तुम फरिश्ता कहते थे? खुदा गारत करे उसको। फॉरेस्टर के चेहरे पर नफरत की आग भड़क उठी। उसने दांत पीसते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे लिए ये बर्दाश्त करना मुहाल था कि वो औरत जिससे तुम मोहब्बत करते थे किसी ऐसे शख्स के हाथों अजियत पाए। फॉरेस्टर का चेहरा पत्थर की मानिंद सख्त हो गया। होंठों की लकीर तन गई, मगर जब्त की एक दीवार उसके अंदर खड़ी रही। ब्लेक ने आहिस्ता से कहा, मुझे मालूम है कि तुम उससे कितना प्यार करते थे। बाकी सब ने मुझे बताया कि वो कितनी शानदार औरत थी, मगर तुमने नहीं बताया। तब तक नहीं जब तक मैंने उलट बात का जिक्र नहीं किया। किसी ने ये नहीं कहा कि वो तुर्श मिजाज है। मैं तो बस हकीकत जानने की कोशिश कर रहा था। फॉरेस्टर ने भर्राए हुए लहजे में कहा, हाँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और वो भी मुझसे अपने तरीके से मोहब्बत करती थी। जब भी डार्वेल का नशा उसके लिए जहन्नम बन जाता, वो मेरे पास आती। एक बार उसने मुझे अपनी कलाई दिखाई, जहाँ डार्वेल ने जानबूझकर उंगलियों से दबाकर नीला दाग छोड़ा था। एक और बार उसने सिगरेट से जलाया था। मैंने कभी उस शीशे के दरवाजे वाली कहानी पर यकीन नहीं किया, मगर डार्वेल ने आज तक नहीं बताया कि वो किस अस्पताल में है। बेसे ने हैरानी से कहा, मुझे भी नहीं बताया। कहता था तुम्हें बिला वजह फ़ोन करके शोर मचाने की ज़रूरत नहीं। फॉरेस्टर का लहजा यकदम पुरसुकून मगर बर्फ जैसा सख्त हो गया। खुदा की कसम डावेल, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फ्रीडा ने आमतौर पर पूरे एतमाद रहती थी, अब हैरत से बोली, मगर इस सब का मामले से क्या ताल्लुक? मुझे तो बहुत ताल्लुक नजर आता है, डावेल ने जज्बाती लहजे में कहा। मुझे मालूम था तुम मुझसे नफरत करते हो फॉरेस्टर, मगर ये सब... वो बोलते बोलते धड़ाम से कुर्सी पर गिरा और दोनों हाथों से सर थाम लिया। उसके लिए ये इंकिशाफ काबिले यकीन न था। तो फिर भी मैं नहीं समझी, फ्रीडा ने कहा। मैं भी नहीं, पैम ने सहमे हुए लहजे में कहा। वाकई नहीं, ब्लेक ने सर्द लहजे में कहा। तो आओ, वही पोजीशंस लो जो तुमने अभी ली थी, पैम, और तुम भी डार्वेल, अगर खुद को संभाल सकते हो। डार्वेल ने सर उठाया। क्या? हाँ, ठीक है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह खड़ा हो गया। अच्छा, ब्लेक ने कहा, अब वो डायलॉग कहो जो रिट्स पर वाला था। डार्वेल ने अपनी लाइन दोहराई। तुम रिट्स पर महज अदाकारी कर रही थी ना? आगे बढ़ो पैम, ब्लेक ने कहा। पैम ने हिचकिचाते हुए खुद से कहा, अगली लाइन क्या थी? ओह हाँ, खुदा खैर करे, मैंने फ्रैंक को ड्राइंग रूम में बिठाया था, मैं उसे बुला लाऊं। वो दीवार की सिमत चली जहां फर्जी ड्राइंग रूम का दरवाज़ा था, मगर रुककर ब्लेक की तरफ देखने लगी। क्या जूडी आज रात ऐसा कर सकती थी डार्वेल? ब्लेक ने पूछा। नहीं, जब तक वो मेज़ के बाईं तरफ से न गुजरती। वो गलत सिमत पर खड़ी थी। इसी तरह करो पैम। पैम को इंस्पेक्टर का मतलब पूरी तरह समझ न आया, मगर उसने हुक्म मान लिया।
वो डार्वेल की दूसरी सिमत खड़ी हुई और जैसे ही ग्लास उठाया एक सर्द लर्जा उसके जिस्म में दौड़ गया। ओह, उसके मुंह से निकला जब उसकी निगाह दूसरे ग्लास डार्वेल के ग्लास पर पड़ी। हाँ, ब्लेक ने कहा, किस्मत ने जूडी मॉर्गन के साथ बहुत जालिमाना खेल खेला। उसने अपनी दर्जनों लाइन और हरकतें गलत की, मगर वही उसकी जिंदगी बचाने का सबब बन गया। तुम्हारी जिंदगी डार्वेल खत्म हो जानी चाहिए थी। फॉरेस्टर ने जहर उसी ग्लास में डाला था जब वो सिगरेट के बहाने उसके करीब गया था। अगर तुमने सारा पी लिया होता तो अब जिंदा ना होते। खुशकिस्मती से जूडी ने वो ग्लास खत्म नहीं किया, वरना वो यकीनन मर चुकी होती। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जूडी के साथ ऐसा हो जाएगा, फॉरेस्टर ने बेकरारी से कहा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि वो इस कदर उलझ गई थी। उस रात हमारी सिर्फ एक मुख्तसर सीन में मुलाकात हुई थी। उस वक्त तो वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे अफसोस है कि जूडी जख्मी हुई, मगर डार्वेल के लिए नहीं। वो एक घटिया आदमी है। काश मैंने उसे मार ही दिया होता। वो मरने के लायक है। उसी लहजी टेलीफोन की घंटी बजी, उस नफरत के बोझिल माहौल को चीरती हुई। ब्लेक ने रिसीवर उठाया। जी, इंस्पेक्टर ब्लेक बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। फिर अचानक उसकी आवाज़ टूट गई। क्या? नहीं, नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो मर चुकी है? फॉरेस्टर के लबों से एक दर्दनाक कराह निकली। ओ खुदा! सबके चेहरे खौफ से जम गए। सिर्फ डार्वेल ने चेहरा मोड़कर तंजिया अंदाज में कहा, अब तुम मरने के मुस्तहिक हो फॉरेस्टर, और तुम मरोगे भी, है ना? ब्लेक ने रिसीवर पर निगाह जमाए कहा, हाँ, मैं देख लूंगा। उसने आहिस्ता से फ़ोन रख दिया, फिर सबकी तरफ मुड़ा, वो सब जो अब उसके सामने जैसे पत्थर बन गए थे। तुम बिल्कुल गलत नहीं थे फॉरेस्टर, उसने कहा। वो कॉल डार्वेल के फ्लैट्स के केयरटेकर की थी। तुम बुज़दिल निकले डार्वेल, एम्बुलेंस तक बुलाने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने अभी तुम्हारी बीवी की लाश पाई है, गले और चेहरे पर शदीद जख्म और सदमे से मौत। ब्लेक की आवाज़ भारी हो गई। मुझे अफसोस है डार्वेल, लेकिन तुम्हें हिरासत में लेना पड़ेगा, कत्ल के इल्ज़ाम में।